नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर भी आज हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है। शुरुआत करेंगे आज के क्विज़ को। अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं इसी तरीके की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अपने डेली मॉक टेस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। गाजिउद्दीन जो है एक मुग़ल वजीर थे, एक मंत्री थे। इन्होंने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था। कौन से शासक को? तो इन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया था। आप लोग अपना आंसर बता लीजिएगा क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको टाइम लगता है तो वीडियो रोक के अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। शाह आलम द्वितीय के साथ इन्होंने ऐसा किया था। आपको पता है कि शाह आलम द्वितीय मुग़ल शासक थे। इनके पिता का नाम था आलमगीर। जब आलमगीर की मौत हुई और शाह आलम द्वितीय को राजा बनाया गया तो मतलब इन राजाओं में इतना दम नहीं था कि ये अपने राज्य पे एक तरीके से कह सकते हो कि इतना मतलब राज कर पाएँ। तो इनको भगा दिया गया था। इनको राज के दिल्ली में ही नहीं घुसने दिया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। हालांकि बाद में फिर मुगलों के साथ मतलब ये मराठों के साथ मिलके ये दिल्ली में घुसने पे कामयाब रहे थे, गद्दी में बैठने में। तो आप ये यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है। आगरा नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक, बहलूल लोदी या सिकंदर लोदी। तो आगरा की स्थापना 1906 में 1906 कहाँ हो जाएगा, 1506 में की गई थी, ठीक है। किसने की थी ये? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब 1526 में जब ये मुग़ल आए तो उसके बाद फिर ये मुग़लों की राजधानी बनी थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग किसने लिया था भारत से? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, ठीक है। ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे, ठीक है। और उस वक्त की जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने हिस्सा नहीं लिया था पहले गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था ये सम्मेलन? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों धर्मों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों धर्मों में है, आत्मदमन को होल्ड करते हैं और रीति रिवाजों की अस्वीकृति इन दोनों में ही है। तो सिर्फ एक बचता है, आत्मदमन, ठीक है। भूख की अति का मतलब इसमें जो है बताया गया है कि कैसे अपनी इच्छाओं को दबाया जाए, ठीक है। तो ये मतलब बौद्ध धर्म के अंदर है, जबकि जैन धर्म के अंदर ये नहीं है, ठीक है। आत्मदमन जो है वो सिर्फ बौद्ध धर्म में है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? इनमें से कौन सी झील को हनीमून झील बोला जाता है, ये हमें बताना है। तो एक टिटिकाका एक लेक है, सबसे ऊंची ये लेक है, ठीक है, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो इस लेक को मतलब ये जो लेक है इसको हनीमून लेक, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है तो यहाँ पर खास करके लोग हनीमून मनाने के लिए काफ़ी जाते हैं। उस साइड के अगर लोगों की हम बात करते हैं तो, ठीक है, पेरू वगैरह के या फिर और भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसीलिए फेमस है ये, ठीक है। तो इसको हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं। और भाई की कोई लॉजिक नहीं है भाई, सिंपल इतना ही है इसका। क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो भारत के सकल यानी कि जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। लगभग 53% हमारी जीडीपी का कहाँ से आता है? तृतीय क्षेत्र से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने जो पहला कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। जब सूरत जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई 1668 के बाद, जब इन्होंने पहला जो कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। कब हुआ था ये आंदोलन? 1928 में गुजरात में हुआ था। एक किसान आंदोलन था बारदौली वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पेमा यांगत्से बौद्ध मठ अवस्थित है। पेमा यांगत्से जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बौद्ध मठ है। नागालैंड, हिमाचल, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो ये सिक्किम का बहुत फेमस बौद्ध मठ है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है ये? तो ये है कौन सी नदी पर? अफ्रीका की एक नदी है जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर ये जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब पारिस्थितिकीय आतंकवादी माना जाता है। बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूकेलिप्टिस। आपने पता होगा कि काफ़ी सालों पहले यूकेलिप्टिस को बहुत लोग अपने घरों के पास में लगाते थे, लेकिन इस यूकेलिप्टिस का एक नुकसान ये है कि ये जहाँ पर भी लगाया जाता है ना उसके आसपास की भूमि को ये बंजर बना देता है। मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ये पौधा पाया जाता है, लेकिन अब तो भारत में भी है यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस की वजह से काफ़ी जगह जो उपजाऊ भूमि थी वो खराब हो गई थी। ठीक है, तो अब इसको पारिस्थितिकीय आतंकवादी का नाम इस यूकेलिप्टिस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था। तो 31वें, 34वें, 44वें या 42वें। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये आपको रखना होगा ध्यान, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कई बार पूछा जाता है क्या कि समाजवादी शब्द या फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए प्रस्तावना में। तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। 1990, 1991, 1994 या 1999। तो 2 बार भारतीय रुपये का मतलब महीने में 2 बार जो है भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन हुआ था वो 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में ही जो है भारत का मतलब 2 अलग अलग चरणों में अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन में क्या होता है कि जो पैसे की जो वैल्यू रहती है वो डॉलर के मुकाबले अगर हम देखें तो वो कम की जाती है। ठीक है, जब हम आज़ाद हुए तो उस वक्त हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। उसके बाद फिर 1 रुपया 3 रुपये के बराबर 1 डॉलर की वैल्यू हुई। आज 75 रुपये के बराबर 1 डॉलर की वैल्यू है। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि मतलब इसका हम अपनी जो रुपये की जो वैल्यू है उसको कम करते हैं। ठीक है, कम करते हैं ताकि हमारे जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो आए। ठीक है, हालांकि इससे कई नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना 10,000 रुपये के बराबर 1 डॉलर की वैल्यू कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम खस्ता हाल है, हमारी जो एक तरीके से इकनॉमी है वो लगातार गिर रही है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कुछ नियमों के हिसाब से रुपये की जो वैल्यू है उसको कम किया जाता है। ठीक है, एक लिमिट के अंदर। तो अभी तक 3 बार भारतीय रुपये की मतलब जो वैल्यू है उसको कम किया गया है। ठीक है, एक तो शायद आज़ादी के तुरंत ही बाद ही किया गया था, उसके बाद फिर जब 1965 में 1966 में जब किया गया था। ठीक है, तो ये रुपये की वैल्यू को कम किया गया। तो अभी तक कितनी बार किया गया, अगर ये पूछा जाता है कि कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया, तो 3 बार किया गया अभी टोटल। ओके, चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या असम। तो छत्तीसगढ़ में है कोरबा कोयला क्षेत्र। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। 530 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसे चुना गया था। सो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर पहले जो सत्याग्रही थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, सो ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेज़र बीम का उपयोग होता है। लेज़र बीम का उपयोग किस में होता है? कैंसर की चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में या गुर्दे की चिकित्सा में? तो वैसे तो लेज़र बीम अब काफ़ी तरह टेक्नोलॉजी में अलग अलग चिकित्साओं में यूज होता है, लेकिन अगर हम मुख्यतः देखें तो आँख की चिकित्सा में लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला सही है, सी वाला। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दुबई, जेद्दा, इस्लामाबाद या अंकारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है जेद्दा, जो पड़ता है सऊदी अरब में। ठीक है, याद रखिएगा 25 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, जेद्दा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, जेद्दा सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं वो कौन से पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? तो सबसे ऊंची चोटियाँ हमेशा पाई जाएंगी नवीन मोरदार पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की मतलब जो हिमालय जो एक तरीके से आप कह सकते हो पूरी जो श्रृंखला है उसी के अंदर जो जितनी भी चोटियां हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, ये सब ऊंची ऊंची चोटियां वहीं पर पाई जाती हैं। तो ये नवीन मोरदार पर्वत का पर्वत है हमारा। ठीक है, ये बनते कैसे हैं? जैसे आपने वो एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी ना जिसमें गोंडवाना लैंड कैसे जो है खिसका, मैं आपको यहाँ पर समझा तो नहीं पाऊँगा। तो गोंडवाना लैंड के खिसकने से क्या हुआ कि वो धीरे 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 जो है वो पर्वत बने हैं। ठीक है, तो वो सबसे नवीन पर्वत हैं। कौन से? हिमालय पर्वत। तो इसी वजह से हिमालय पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटियाँ भी वहीं पर है, तो वो नवीन मोरदार पर्वत हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, कि जिसमें हमको भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है ये बताना है। बांसुरी, तबला, वीणा या सितारा? तो माँ सरस्वती का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र वीणा, वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है भारत का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कथकली कौन से राज्य में फेमस है? तो कथकली कहाँ पर है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान या तमिलनाडु? तो ये केरल में है। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है। और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।